हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो रूपक अलंकार का है। अब रूपक अलंकार को हम लोग करने जा रहे हैं। अलंकार को मेरे दोस्त हम लोग करने जा रहे हैं, और रूप क्योंकि हमने जो पढ़ लिए हैं, अब हमारा अर्थालंकार चल रहा है। ठीक है, अर्थालंकार को बखूबी तरीके से हम अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। उसको ही पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझ करके भी करेंगे, अच्छे से समझ करके चलते रहेंगे। ठीक है, तो रूपक अलंकार क्या कहता है, रूपक अलंकार की क्या परिभाषा होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी कक्षा को एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। तो प्यारे दोस्त, रूपक अलंकार से भी पहले कल मैंने एक बात कही थी आप लोगों के लिए। आप में से ही एक भैया ने कहा था कि भैया जी, हमें जो है किसका, हमें जो है एक उल्लेख अलंकार जो है उसकी परिभाषा बता देना। तो मैं उसकी परिभाषा आप लोगों को बता देता हूं। उल्लेख अलंकार की क्या होती है? ठीक है भैया, उल्लेख अलंकार की परिभाषा लिख लो पहले, क्या होती है। जो भैया पूछ रहे थे उनको बता देता हूं, सभी के लिए काम आ जाएगी। उल्लेख अलंकार, ठीक है, उल्लेख अलंकार। उदाहरण तो मैंने आपको कल बता दिया था इसका, लेकिन परिभाषा अगर कभी बाई चांस आपसे पूछ ले तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए, उल्लेख अलंकार को विविध उल्लेख अलंकार भी कहते हैं। यानी कि जब एक ही वस्तु, ध्यान से समझना, जब एक ही वस्तु या विचार को विभिन्न तरीकों से वर्णित किया जाता है। जब एक ही वस्तु, एक ही, जब एक ही वस्तु, एक ही वस्तु या विचार को, वस्तु या विचार को, विचार को विभिन्न तरीकों से, जब एक ही वस्तु या विचार को विभिन्न तरीकों से वर्णित किया जाता है, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न तरीकों से वर्णित किया जाता है, वर्णित किया जाता है, तो मेरे दोस्त उसको हम क्या कहते हैं? उल्लेख अलंकार मेरे दोस्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उल्लेख अलंकार हम लोग कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे एक ही वस्तु के अनेक वर्णन, एक ही व्यक्ति के अनेक वर्णन हो, या एक ही विचार के अनेक वर्णन हो, वही होता है उल्लेख अलंकार। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। अब आ जाइएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का रूपक अलंकार आता है। तो रूपक अलंकार की क्या मेरे दोस्त परिभाषा होती है, इसको दिमाग में रखना। देखिए, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है भाई, अभी समय, गुड़िया अभी समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैं वर्कशीट बनाने में असमर्थ हूं। ठीक है गुड़िया, वर्कशीट धीरे 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 करके मैं बनाता चलूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब धीरे धीरे करके बोझ कम होता चला जा रहा है। अब एक कक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाली वो बंद हो गई है, आज अंतिम कक्षा थी। ठीक है, आज अंतिम कक्षा थी, वो बंद हो गई। अब धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को देना शुरू कर दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है भैया, चलिए। मैंने कहा रूपक अलंकार, रूपक की पहचान क्या होगी, इसकी क्या परिभाषा होगी। मैंने कहा जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान का, उपमान का निषेध रहित कह दो या अभेद रहित कह दो, अभेद रहित आरोप हो, अभेद रहित आरोप हो, आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अब इसकी मेन पहचान क्या होगी सर?
देखिए, इसकी जो मेन पहचान आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो ध्यान रखना। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, छोटा सा योजक चिन्ह आएगा आपका। योजक चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त होता है। पहचान बता रहा हूं, अगर तीनों विकल्प में हो तो रूपक भी, उत्प्रेक्षा भी, और मेरे दोस्त एक और होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा, जो उपमा होता। ये तीनों अगर विकल्प में होंगे तो इसकी पहचान बता रहा हूं। प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का क्या होता है मेरे दोस्त, इसके अंतर्गत आपको प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। या उपमान को एक कर दिया जाए ऐसे कह सकते हो, भेद रहित आरोप हो या भेद रहित आरोप हो ऐसे भी कह सकते हो। जैसे उदाहरण देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो आप लोगों के सामने उदाहरण मैंने दे रखे हैं। इसमें किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसकी एक मेन पहचान ये है। ठीक है, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, इसमें यहां विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक। इसमें एक बात का ध्यान आपको रखना है कि इसमें किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। यह रूपक अलंकार की पहचान है। ये किसकी पहचान है, ये रूपक अलंकार की पहचान मेरे दोस्त आप लोगों की होगी। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, अब देखो किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को, जैसे चरण कमल वंदो हरिदाई। देखिए, मैंने कहा था आपको कि बीच में योजक चिन्ह आप लोगों को मिल जाएगा। बीच में योजक चिन्ह मेरे दोस्त आप लोगों को मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, मैं कह दूं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये यहां पर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अपलक नवनील नयन विशाल, ये भी मेरे दोस्त योजक चिन्ह का प्रयोग। बस योजक चिन्ह इतना ध्यान रखना है कि इसमें अगर योजक चिन्ह आएगा तो इसमें ये तो आएगा ही नहीं, वाचक शब्द नहीं आएगा। अगर हाँ आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि कभी कभी कुछ उदाहरणों में तो ऐसा भी हो जाता, उपमा में योजक चिन्ह आ जाता, उत्प्रेक्षा में योजक चिन्ह आ जाता, लेकिन उसमें अपने उनके वाचक शब्द भी तो दिए होते हैं। योजक चिन्ह आएगा तो उसमें अपने वाचक शब्द भी तो होंगे जो सासी से सम सरिस ये वाले होंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई उदाहरण थोड़ा ही है, ऐसे इसमें कोई कोई वाचक शब्दों का प्रयोग थोड़ा ही है, इसमें नहीं होता। जो समानता बताएं या संभावना व्यक्त करे इसमें नहीं होता है ऐसा, ये बात को दिमाग में रखना है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े भये अनेक, यहां पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल गया होगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घटू सनागरी, ये देखेगा, यहां पर देख सकते हो योजक चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को देखने के लिए मिल गया। आगे, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और राम नाम मणि दीप धरु जे ही दरी द्वार। और यहां पर क्या बोध हो रहा है, यहां पर श्री राम नाम रूपी मणिमय दीपक जीवा रूपी दहलीज का मेरे दोस्त एक मेरे दोस्त क्या हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। इसमें ना तो आप लोगों को वाचक शब्द का प्रयोग देखना, इसमें ना ही आप लोगों को मेरे दोस्त कुछ देखना संभावना हुई है या फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं है। बस केवल यह देखना है कि इसमें क्या बोध देखने के लिए मिल रहा है। इसमें योजक चिन्ह आया है, अभेद रहित आरोप होता उपमेय और उपमान का, क्योंकि देखो अभेद रहित आरोप मतलब इसलिए होगा क्योंकि ना तो हम तुलना कर सकते और ना ही संभावना। क्यों नहीं कर सकते तुलना संभावना, किसके द्वारा होती है, वो होती है आपके वाचक शब्दों के द्वारा, और वाचक शब्द इसमें प्रयोग ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको सीधा सा जवाब यही दिमाग में रखना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। उल्लेख अलंकार का कोई उदाहरण, भैया कल की बैठक में उदाहरण एक यह है कि कल की बैठक में उन्होंने परियोजना की प्रगति का उल्लेख किया, ऐसे भी कह सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो। मैंने कहा आप लोग उल्लेख अलंकार, भैया मैंने बताया तो है, उदाहरण मैंने कल भी बताए आप लोगों को, बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए थे, हैं कल बताए थे मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को उदाहरण। प्रभु मूरत देखी
तिन वैसी, तिन जैसी, इस तरीके से एक उदाहरण है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये उल्लेख अलंकार का उदाहरण है, कल बताया था मेरे दोस्त। पीछे को मत जाया करो, आगे को जाया करो, जब भी तो कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा आपका। बात समझ में आ गई क्या ना? देखो, मैंने कहा कि इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और बस ये जितने भी उदाहरण मेरे दोस्त मैंने आप लोगों के दिए हैं वो सब मेरे दोस्त आपके इसी के उदाहरण हैं। वोकैब शुरू करूंगा किसके बाद? आपके अलंकार के बाद तुरंत वोकैब शुरू कर दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? और देख लो, और उदाहरण ये रहा, और देख लो, और उदाहरण ये रहे, शंकर चापू जहाज, सागर रघुबर, शंकर चापू जहाजू, शंकर चापू जहाजू, सागर रघुबर बाहुबलु। यहां पर शिव का धनुष रूपी जहाज बताया है, इसमें किसका अभेद रहित आरोप है? इसमें मेरे दोस्त शिव का जहाज रूपी, धनुष रूपी जहाज के रूप में बताया है। बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिल मन सरोज बढ़ जाए, संपत्ति रूपी सलिल, सलिल पानी का भी होता, मन रूपी सरोज, इसमें इसका मेरे दोस्त अभेद रहित आरोप किया गया है। बात समझ में आ गई? बस इतना ध्यान रखना, वाचक शब्द इसमें नहीं आता। इसमें ध्यान रखना, वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सर, इस कल वाली कक्षा में लिखाए हैं वो नहीं आते, क्योंकि वही मेरे दोस्त किसका बोध कराते हैं? तुलना का या फिर संभावना का बोध कराते हैं। जो मैं उत्प्रेक्षा में लिखाऊंगा ना वाचक शब्द, ऐसे होते हैं वाचक शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना वीर? अब देखो कैसे। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है वीरो? संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। थोड़ी सी गति बढ़ा रहा हूं, आप भी अपनी गति बढ़ा लीजिएगा, हाथों हाथ मत लिख करके चलिएगा, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। लिखना तो है, रहेगा तो आपके पास ही सारा। अभी तो आपके पास कोई भी मेरे दोस्त वो नहीं है, वैकेंसी के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वैकेंसी भी सितंबर में बताई, अभी जुलाई चल रहा, तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखने के लिए भाई बाद में कर लेना, मैंने लिखने के लिए बोल दिया, नहीं वरना तो एक एक चीज को समझाते समय बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है? ये फायदा आपके लिए कर रहा हूं मैं, बाकी और कुछ बात नहीं है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है मेरे दोस्त संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है? और उत्प्रेक्षा अलंकार की मेन बात यही है कि इसके अपने वाचक शब्द होते हैं। नबल सुंदर श्याम शरीर की, इतना सा अलंकार ये उल्लेख अलंकार का है, और अगर पूरी पंक्ति आ जाएगी, सजल नीरज सी कल कांति थी, वो उपमा अलंकार का हो जाएगा। कल वाली कक्षा में मैंने बताया था आपको, ठीक है भैया? तो आप देख सकते हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यहां देखो मैंने कहा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उसी को मेरे दोस्त आप लोगों को कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और संभावना में मेरे दोस्त कैसे आपको प्रयोग होंगे? इसके अपने अलग वाचक शब्द होते हैं, कुछ भी अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी मेरे दोस्त अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना, किसी चीज का भी अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब देखो कैसे, आपको देखना जनु, ये वाचक शब्द देखने, रूपक उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार के मैंने अलग वाचक शब्द बताए हैं, रूपक अलंकार में किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार के अपने अलग वाचक शब्द हैं। अब देख लीजिएगा, दो के वाचक शब्द हो गए, एक का वाचक शब्द नहीं है, यानी कि एक में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो भाई अब आप इन तीनों में आराम से उत्तर लगा सकते हो और आसानी से इसको पहचान भी सकते हो, ठीक है? अर्थ निकालने की किसी में भी आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त, अर्थ की जरूरत ही नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना, है ना? अर्थ भी
निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जनु मनु जानो मानो लेकिन वरन परंतु किंतु जनहू ज्यों मनहू जहां वहां कहां, ये मेरे दोस्त वाचक शब्द होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये उत्प्रेक्षा की पहचान बताते हैं। किसकी पहचान बताते हैं? जान शब्द हो आता है, ये उत्प्रेक्षा की पहचान बताते हैं। बस आराम से इसको आराम से मेरे दोस्त पहचान सकते हो। ठीक है, उत्प्रेक्षा की पहचान बता सकते हो बस इससे आप। उदाहरण में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा उदाहरण पढ़ो कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, कहीं पर मिल जाए वाचक शब्द तो आप आंख बंद करके उत्तर लगा देना अपना कि ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ये लीजिएगा, आपके सामने मनहू शब्द आ गया, ऊपर वाचक शब्द लिखा है, तो आपका मेरे दोस्त उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आगे देखो, आगे कह रहा चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छिन मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। यहां पर भी मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? आपका मनहु शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आपका मनहु शब्द मेरे दोस्त देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मनहु किसके लिए आया है? ये भी मेरे दोस्त आपका वाचक शब्द है। ये भी मेरे दोस्त क्या है? आपका वाचक शब्द है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छिन मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। ये भी मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगा? मनहु और मनहु दोनों के दोनों मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ गए? इसके अंतर्गत। बात समझ में आ गई? चलो लिखो जल्दी से, जिसको लिखना है फटाफट लिखो, फिर बाद में कहोगे भैया जी लिखने का समय नहीं दिया। जल्दी से लिखो, अब फटाफट लिखो, जल्दी से लिख लो, एकदम एकदम जल्दी लिख करके तुरंत बता देना मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, फटाफट एकदम। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देख लो, यहां देखो ये उदाहरण है, इसमें वाचक शब्द है और वाचक शब्द को लिख लेना। लिख गया सर, चलो बढ़िया, लिख गया तो अब आगे आ जाओ। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। लिखो हाथों हाथ, साथों साथ लिखते रहो, लिख रहे हो तो। मैंने कहा उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर सोते हुए शांत सागर की जो संभावना व्यक्त की गई है वो मेरे दोस्त किससे की गई है? अर्जुन के क्रोध से की गई है। किससे की गई है? अर्जुन के क्रोध से की जा रही। भैया सागर मन लगाओ मेरे वीर, मन लगाओ, बिना मन लगाए कुछ नहीं होने का। बिना मन लगाए कुछ नहीं होने का मेरे वीर। कुछ अगर तुम मेहनत करोगे तो मेहनत आगे बढ़ेगी। बिना मन लगाए मेरे दोस्त कुछ नहीं होने का। ऐसा मत सोचो कि अभी भर्ती नहीं आ रही है, कल पर मत टालो। कल पर टालोगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। जो आकाश की जो आराधना, उनके चक्करों में मत पड़ो मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। एक कवि हैं जिनका नाम बाल कवि है, उन्होंने एक बड़ी कविता, बड़ी बेहतरीन कविता लिखी है कि आज मैंने सूर्य से, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा है। तमतमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं। भैया ध्यान रखना, हमेशा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तमतमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला ही कब तक मरूं। अरे भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती। कौन निकम्मे यहां किसको बताया गया है? जो ये कह देते हैं कि आज नींद आ रही है, और जो कामचोर होते हैं, निकम्मा यहां कामचोर बताया गया, जो पढ़ाई से हटते चले जा रहे हैं, मन हटाते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब ही तैयारी करेंगे। तो तुम निकम्मों के लिए, कवि ने कहा कि तुम निकम्मों के लिए मैं अकेला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो हमेशा ध्यान रखना, लड़ाई जो है वो लड़ करके ही जीती जाती है, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला। भाई मेहनत करते रहो अच्छे से एकदम। आ जाओ इधर।
उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या होगा कि यहां मानो शब्द, मानो वाचक शब्द है मेरे वीर आपका, ये क्या होगा, ये मानो वाचक शब्द है मेरे दोस्त आप लोगों का, इसी के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा। आगे देखो, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहां देख सकते हो जनु शब्द आ गया। ज्यादा समय खराब नहीं करना आपको, बस केवल इतना करना है कि मेरे दोस्त जनु आ गया। एलटी ग्रेड के लिए भैया अंकित सर ने अभी वीडियो बनाई है 11 बजे टीचिंग चैनल पर, देख लेना जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं। अभी केवल शॉर्ट नोटिस आया है, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया। फुल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो वीडियो बन जाएगी, आप चिंता ना करें। आगे, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक। ज्यों शब्द आ गया, देखो ये दिया था ना यहां पर, ये रहा ज्यों। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों का है। ये किसका है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही मेरे दोस्त आप लोगों का उदाहरण है। अति कटु वचन कहती केकई, मनहु लोन जरे पर दे। मनहु लोन जरे पर दे। आप देख सकते हो यहां पर भी क्या आ जाए, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई मेरे शेर? हाँ रवि कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना मेरे शेर। मैंने कहा मनहु आ गया, ज्यों आ गया, जनु आ गया, मानो आ गया। मैंने कहा जनु, मनु, जानो, मानो, ऐसे शब्द मेरे दोस्त आप लोगों को आएंगे तो आप किसके अंतर्गत लगाओगे, इसी के अंतर्गत। मनीषा, बार बार कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला गुड़िया रानी। गुस्सा करना बहुत बड़ा पाप है, ये बात ध्यान रख लेना। शांत रह करके उस समस्या का हल निकालना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये भी है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल अपना ही दिमाग खराब करना है। बस इतना ध्यान रखना, पढ़ते रहो और जितना धीरे चल रहा हूं उतना धीरे चल लो। अभी कुछ भी नहीं है आपके पास, ना तो आपकी भर्ती का पता, ना आपका अभी आवेदन का पता। तो आप धैर्य रह करके जितना अपने आप को तैयार कर लोगे उतना ही मेरे दोस्त बहुत बेहतर रहेगा। बस इसको देखना जो मैंने गोल कर रखा, बाकी कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं। आगे आता है मेरे दोस्त आपका अतिशोक्ति अलंकार। आगे क्या आता है मेरे दोस्त आपका अतिशोक्ति अलंकार आता है। यानी कि इसकी परिभाषा आप लोगों की क्या बनेगी अतिशोक्ति की, कि भैया इसकी परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि जहां उपमेय में, या मैं कह दूं कि जहां किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन, जहां अतिशोक्ति की शुद्ध वर्तनी भी आती लिखने के लिए, ध्यान रखना बड़ा से पूरा बनता। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए आती है, ये बात ध्यान रखना, इसमें आ जाता है। ठीक है भैया, ये बात ध्यान रखना। देखो मैंने कहा जहां किसी वस्तु, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का, या व्यक्ति, वस्तु कोमा लगा दो, जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या कथन, या कथन का वर्णन, कथन यानी कि जो कहा हुआ हो, है ना, कथन का वर्णन, वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए। लोक सीमा से, लोक सीमा से, लोक सीमा से बढ़ाकर, लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो बात कही गई है या जो बात वर्तमान में हुई है उससे भी ज्यादा बढ़ा करके प्रस्तुत करना, उससे भी ज्यादा बढ़ा करके मेरे दोस्त प्रस्तुत करना, वही अतिशोक्ति अलंकार होता है। सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है, वहां अतिशोक्ति, अतिशोक्ति अलंकार होता है, होता है। और एक और बात आपको दिमाग में रखनी है, आप कहोगे कैसे? वीरो, एक चीज का विशेष तरीके से ध्यान रखना, हमेशा आप अतिशोक्ति में बड़ा से ही पूरा बनाना, शुद्ध वर्तनी के रूप में अगर आएगा तो। आधा से मत बना देना, गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, और आगे स्कोर बढ़ाने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा भैया क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है, मैं आपको कभी कभी एक लाइन में भी आ जाता है, अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि कोई बात है उसको बढ़ा चढ़ा करके कह देना। जैसे हमारे इंटर में परसेंट करने के लिए मेरे दोस्त आ जाते हैं, और एक बात का ध्यान रखना, ठीक? चलिए अब देखो किस तरीके से क्या आएगा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। अब देखिए उदाहरण आ गए आपके सामने। इसके आ गए, ये आप लोगों के कौन से उदाहरण हैं? जो मेरे दोस्त अतिशोक्ति के अलंकार के उदाहरण हैं, ये वह उदाहरण है। तो अब देखिएगा किस तरीके से है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, जयपाल हो जाएगा दोस्त। अब देखो क्या पर कैसे होगा, यहां पर ध्यान से देखना। मैंने कहा भूप सहस, भूप का मतलब होता है मेरे दोस्त राजा। सहस एक साथ, 10 एक ही बारह, 10,000 राजा। 10,000 एक साथ, 10,000 राजा। पहली वाली लाइन का अर्थ क्या है? भूप सहस 10 एक ही बारह, लगे उठावन टरत नटारा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि जब देखा होगा आप लोगों ने, सीता जी का स्वयंवर जब हो रहा था, तो जब सीता जी के स्वयंवर में मेरे दोस्त आपने देखा भी होगा कि धनुर्भंग हुआ था, मतलब धनुष को जो उठा देगा, है ना, उसी के साथ, धनुष को उठा करके जो तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एक बार विशेष तरीके से ध्यान रखना। यहां क्या कह रहा है कि भूप सहस 10 एक ही बारह। इस पंक्तियों में कहा है कि 1,000, मतलब पहले जब राजा जब उसमें अपनी अपनी जो मेरे दोस्त बल है उसको अजमाने के लिए गए थे, एक गया था, साथ में 2 चले गए, चलो मान लिया 3 चले गए। लेकिन यहां पंक्ति में बताया कि एक साथ 10,000 राजा उसे उठाने के लिए गए, लेकिन लगे उठावन टरत नटारा, जरा भी हिलाना डुला, जरा सा भी हिलाना डुला। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका इसी के अंतर्गत। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात मेरे दोस्त सभी की क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बता दो। मैंने कहा भूप बोलते हैं राजा को, राजा एक साथ 10,000 राजा उस धनुष को उठाने के लिए गए, है ना। ये समझाने के लिए बता रहा हूं बस आप लोगों को, जिससे आसान भाषा में एकदम समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, जिससे आसान भाषा में मेरे दोस्त समझ में आ जाए। मैंने कहा ना कि भूप सहस 10 एक ही भारा, ये पंक्ति जो है रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो शिव धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजाओं द्वारा एक प्रयास का वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि इस पंक्ति में अतिशोक्ति अलंकार बताया गया, बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है कि एक साथ 10,000 राजा उस धनुष को उठाने के लिए दौड़े, लेकिन धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। यह घटना राजा जनक के स्वयंवर में हुई थी, जहां शिव धनुष को उठाना एक शर्त थी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ो। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मेरे दोस्त यहां देखिएगा मेरी बात पर, मेरी बात को इसमें भी समझिएगा आप लोगों को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे दोस्त कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा प्रताप जा रहे थे, बीच मार्ग में राणा प्रताप के एक नदी पड़ी, बहुत बड़ी नदी पड़ी, ऐसे कह सकते हो आप, है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा महाराणा प्रताप रास्ते में जा रहे थे, मार्ग में जा रहे थे, उनके बीच मार्ग में मेरे दोस्त एक नदी पड़ी, और नदी ऐसी पड़ी कि आगे नदियां पड़ी अपार, नदी बहुत बड़ी नदी पड़ी थी। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा प्रताप सोच रहे कि घोड़ा इस नदी के पार कैसे पहुंचेगा। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा कि राणा प्रताप सोच रहे कि इस नदी के पार वो घोड़ा कैसे उतरेगा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि राणा प्रताप जो है सोच ही रहे थे कि इस पार से घोड़े को ले चलूं, लेकिन तब तक चेतक नदी के पार पहुंच गया, जो कि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। खत्म बात। समझ में आ गई? क्लियर हो गई दोस्त? आगे देखो इसके बाद क्या है। मैंने कहा हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। ओ भैया,
जब लंका दहन आप लोगों का हुआ था तो आपने देखा होगा, उसमें हनुमान की पूंछ में आग को लगाया था और उसके बाद लंका को दहन कर दिया था। लेकिन यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी। लंका लगन न पाई आग, लंका सिकनी जल गई, सारी लंका जल भी गए। अरे जब पूंछ में ही आग ना लगी तो लंका सारी जल गई। इसी के अनुसार, इसके अनुसार आगे गए निशाचर भाग, निशाचर राक्षस के लिए आया है। सभी राक्षस वहां से भाग गए। सभी राक्षस क्या हो गए मेरे दोस्त, वहां से भाग गए। इसी के अंतर्गत आएगा। और उदाहरण मेरे दोस्त ये रहे, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। देखिए उसने कहा कि वह सर इधर गांडीव गुण से, गांडीव जो है अर्जुन के धनुष का नाम था मेरे दोस्त। सर बाण को कहते हैं। वह सर इधर गांडीव गुण से, यानी कि धनुष बाण को अलग रखने पर यहां पर बात की गई है। बाण होता ना, बात समझ रहे कि नहीं? तो गांडीव गुण से भिन्न यानी कि अलग जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर, जयद्रथ का सिर धड़ से तय बोल गया, यानी कि अलग हो गया। यानी कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होना बता दिया है, जो कि बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। बात को क्या किया गया है मेरे दोस्त, बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। बात समझ में आई या नहीं? पहली पंक्ति की बात समझ में आई या नहीं, ये बताओ फटाफट थम्स अप करके। पहली पंक्ति की बात समझ में आई या नहीं मेरे दोस्त? इतनी बात बताओ जल्दी से थम्स अप करके। बात बताओ समझ में आई या नहीं, थम्स अप करके बताओ फटाफट जल्दी से, एकदम बताओ जल्दी से, बताओ वीरो। ठीक है, थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त। क्लियर शेर? थम्स अप करके बता दो वीरो, समझ में आ रहा कि नहीं? मैं आगे जब भी बढ़ता हूं जब आप लोगों का थम्स अप आ जाता है, ठीक है? और जो विद्यार्थी बीच में जुड़ता है मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप कक्षा को बाद में देख लेना, ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई? अब हाँ, कभी कभी कंफ्यूज आ सकता है एग्जामिनर। कैसे कंफ्यूज आ सकता है? जो पहली वाली लाइन दी ना, ये वाली, कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, इतनी सी पंक्ति में ये जैसे वाचक शब्द आ गया, जैसे, तो इसमें पहली वाली पंक्ति में उपमा अलंकार भी हो सकता। भैया जी समझ में आई ना बात मेरी? मैंने कहा इसमें आपकी पहली वाली पंक्ति में उपमा अलंकार भी हो सकता, जैसे वाचक शब्द आया है, ध्यान रखना। लेकिन दोनों पंक्ति पूरी आ जाएंगी ना आपकी, कि धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे। अगर नहीं आया विकल्प में, नहीं आया उपमा अलंकार, तो आपका है ही अतिशोक्ति अलंकार, बात ही खत्म हो जाती। ठीक है भाई जी, आगे देखो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अखियन के अश्रुओं से पग धोए। अर्थात मेरे दोस्त मैं कह दूं, जब श्री कृष्ण जी से सुदामा जी मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने एक परात में पानी भर करके रखा हुआ था और उनके चरण पादुका को उसमें डाल रखे थे। और जब वे उनके पैरों को, चरणों को धो रहे थे तो श्री कृष्ण के अश्रु जो है उनके पैरों पर पड़ रहे थे। वास्तविक बात ये थी। लेकिन कवि ने क्या कहा है इसमें बढ़ा चढ़ा करके, कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी के जो परात से भरा हुआ रखा था उसको हाथ से छुआ तक नहीं, अखियन के आंसुओं से पग धोए, आंखों के आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। जो कि बात मेरे दोस्त बढ़ा चढ़ा करके गई है। आगे दिया है, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये भैया मेरे दोस्त इसको ध्यान में रखना है। क्या बोला है कि बालों को खोल करके, एक स्त्री है, काले घने बालों को खोल करके चलने से भला प्रकृति का जो सूरज है वह रास्ता कैसे भटक सकता है? वो तो पूरब से ही निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात। सभी विद्यार्थियों का आया है थम्स अप और सभी ने कहा कि भाई भैया जी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना। बाकी जिनको नहीं आ रहा भैया, उसके लिए मैं क्या ही कह सकता हूं, क्योंकि इससे आसान मैं कोई भाषा प्रयोग नहीं कर सकता। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी में ही मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूं। प्रतीप अलंकार भी कराऊंगा, चिंता मत करो पंकज, मैं सारे अलंकार कराऊंगा, आप चिंता मत करो। यहां पर बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है भैया, आगे देखो उसके बाद क्या कह रहा है।
आगे देखो उसके बाद क्या कह रहा कि देख लो साकेत नगरी, यह स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। सभी विद्यार्थियों ने इन उदाहरणों को लिख लिया होगा। अब इसके बाद मेरे दोस्त मैं आप लोगों के चलता हूं किस पर, भ्रांतिमान अलंकार पर। देखो भ्रांतिमान में क्या होता है मेरे दोस्त, भ्रम होता है। भ्रांतिमान अलंकार में मेरे वीर क्या होता है, भ्रम होता, अर्थात जहां समानता के कारण एक वस्तु का, जहां समानता के कारण, जहां समानता के कारण एक वस्तु का, एक वस्तु का, जहां समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, दूसरी वस्तु से भ्रम हो जाए, जहां समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां भ्रांतिमान अलंकार, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या है, ध्यान से समझना। रोहित एक ही कमेंट आ रही, जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट, यही करते रहिए, पढ़ियो मत ना बिल्कुल भी। फास्ट फास्ट के चक्कर में बेटा चोट लग जाती है, ये बात ध्यान रखना। और चोट ऐसी लगती, दिल पर भी लगती है और आघात भी होता, और उसका दर्द जब महसूस होता जब रिजल्ट आता। मेरे से बहुत बड़ी बात बोली मैंने, ध्यान रखना। ये बात कहाँ बोली, ये बात ध्यान रखना। तो प्लीज ध्यान रखो, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। अब देखो किस तरीके से है, अब देखो किस तरीके से उदाहरण है। मैंने कहा आप लोगों से भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का मतलब होता है मेरे दोस्त भ्रम। अब आप कहोगे भ्रम कैसे होगा सर जी, यानी कि जब किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के कारण, है ना, समानता के कारण क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार हम लोग कहते हैं। अब देखो किस तरीके से कहेंगे, उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहां देख सकते हो आप लोगों के सामने, आपके सामने उदाहरण है। देखिए क्या है, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी डोले संग बोले, जानी डोले संग बोले मोर। अब देखिए संदेह अलंकार में और भ्रांतिमान अलंकार में दोनों में अंतर होता है। संदेह अलंकार में हमेशा के लिए संदेह बना रहता है, उसमें मेरे दोस्त निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु मेरे दोस्त भ्रांतिमान अलंकार में निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति मेरे दोस्त इसमें हो जाती है। इसमें थोड़ी देर के लिए भ्रम रहता है ना, फिर उसके बाद उसका बोध हो जाता है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन संदेह हमेशा संदेह रहेगा, उसमें मेरे दोस्त निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। दोनों में अंतर यही होता है। बात समझ में आ गई क्या, बात क्लियर हो गई मेरे वीर? इतना ध्यान रखना है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है भैया जी। आगे आ जाओ, इधर क्या होगा। अब देखो आगे आ जाओ। मैंने कहा वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी डोले संग बोले मोर। यहां देख सकते हो मेरे दोस्त, नीरद बोलते हैं मेरे दोस्त, बादल का पर्यायवाची भी होता है, लेकिन यह सघन मेघ की रात्रि होती है। नीरद यामिनी जो होता है ना मेरे दोस्त, ये सघन मेघ की रात्रि होती है मेरे वीर, ये वाली सघन मेघ की रात्रि होती है। ये जो होती है नीरद यामिनी, यामिनी रात का ही पर्यायवाची होता है। अब देखिए किस तरीके से वृंदावन में विहार कर रहे हैं, कौन, राधा और नंद, यानी कि श्री कृष्ण और मेरे दोस्त राधा, दोनों के दोनों वृंदावन में घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। भ्रम किससे होगा, भ्रम कैसे हुआ, भ्रम का कारण क्या है, वो मैं बता रहा हूं। तो राधा जी तो आप जानते हैं मेरे दोस्त गौरी थी, और नंद जो है श्री कृष्ण जो थे वो सामले थे। तो सघन मेघ की जो रात्रि होती, आधी चांदनी रात और मेरे दोस्त आधी अंधेरी रात होती। अगर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे वीरों कि वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, वृंदावन में विहार कर रहे हैं राधा और श्री कृष्ण, नीरद यामिनी सघन मेघ की रात्रि जान करके, देखो
सघन मेघ की रात्रि जान करके उनके संग बोल रहे हैं, डोल रहे हैं कौन? मोर। किनको जान लिया उन्होंने सघन मेघ की रात्रि? श्री कृष्ण को और राधा को। यही इसका अर्थ है। खत्म बात। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? आगे देखो, पेशी समझ माणिक्य को वह भयग देखो ले चला। अब देखिए मेरे दोस्त, पेशी क्या है? ये मांस का टुकड़ा कह दो आप इसे, पेशी, मांस का टुकड़ा, ये कह दो आप इसे। पेशी समझ करके माणिक्य को, अर्थात मणि को, पेशी समझ करके, माणिक्य एक रत्न होता है, पेशी समझ माणिक्य को वह विहग, विहग बोलते हैं भैया पक्षी, वह पक्षी देखो ले चला। भैया अब मैंने आपको बताया था कि निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप कहोगे निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो आप देख सकते हो आपके सामने लाल रंग की मणि, वह कायदे में क्या थी? लाल रंग की मणि थी, और पक्षी मांसपेशी, पक्षी ने सोचा मांस का टुकड़ा है, पक्षी ने सोचा मांस का टुकड़ा है। तो भैया क्या हो गया? मैंने कहा आपसे कि जहां समानता के कारण किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या हो जाए मेरे दोस्त? भ्रम हो जाता है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? आपका मेरे दोस्त भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई वीर? इतना ध्यान रखना। आगे देखो, आगे लाल रंग की मणि थी, पक्षी ने सोचा मांस का टुकड़ा पड़ा है, चलो लेकर के उड़ लो। भैया वो उड़ गया, ये दिखाया है। आगे, कपि कर हृदय विचार दी नहीं मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार सिय हर्षी कर उठी कर गेहूं। भैया जी जब आपने देखा होगा मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे वीर, ये कपि बोलते हैं मेरे दोस्त, हनुमान के लिए आया है, भगवान के लिए, यानी कि हनुमान जी के लिए, बानर के लिए आता है कपि। जब रावण जो है सीता जी को उठा करके ले गया था ना मेरे दोस्त, तो आपने देखा होगा कि अशोक के वृक्ष के नीचे बैठा रखा था उनको, एक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठा रखा था सीता जी को, और उसी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे थे कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी को जब मिलने जा रहे थे, वे सीता जी के पास गए थे, तो उन्होंने मेरे दोस्त श्री राम जी ने उनको एक अंगूठी दी थी, अपनी हीरकंठित जड़ी एक अंगूठी उन्होंने दी थी, जो स्वयंवर में उन्होंने पहनाई थी। जो भी था मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए शॉर्ट तरीके से। कपि कर हृदय विचार, वो ऊपर बैठे थे उसी में वृक्ष पर, उसी के नीचे बैठी थी कौन? सीता जी। कपि कर हृदय विचार, हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार किया, दी नहीं मुद्रिका डारी, तब दी हुई मुद्रिका जब नीचे डाली, वो अंगूठी जब नीचे डाली, जानी अशोक अंगार, सीता माता ने सोचा कि वह अशोक के वृक्ष की छाल है। सीता माता ने सोचा कि वह अशोक के वृक्ष की क्या है मेरे दोस्त? छाल है, छाल, अशोक के वृक्ष की छाल है। यह जान करके उन्होंने उस अशोक की वृक्ष की छाल है, उन्होंने उसको उठाया, उठा करके क्या देखा? सिय हर्षी उठी कर गेहूं। मैंने कहा उन्होंने जैसी उसको उठाया, उठा करके देखा, सिय सिया राम, हर्षी खुशी हो गई, उठी कर गेहूं, यानी कि जैसी उन्होंने उस अंगूठी को उठाया, वे उठा करके अंगूठी को देख करके तुरंत इतनी मेरे दोस्त प्रसन्न हुई कि यह अंगूठी तो मेरी है या श्री राम की है, मेरे स्वामी की है, वे कहाँ है? वे यहीं है। इस तरीके से मेरे दोस्त वो खुश हो गई। यह मेरे दोस्त मैंने आपको बताया निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इसी के अंतर्गत। ठीक है भैया जी। आगे दिया है, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से मेरे दोस्त। आप कहोगे कैसे भैया जी? देखिएगा मैं आप लोगों को बता दूं, अधर जो होता है वो भैया जी होठ होता है, और कांति जो होता है वो चमक होता है। अधर जो होता है वो होठ होता है, और कांति जो होता है वो चमक होता है। मैं अगर बात करूं इसकी, नाक का मोती, स्त्रियां, एक स्त्री है जिसने अपनी नाक में मोती पहने हुए, अर्थात उर्मिला नाम की एक स्त्री है जिसने अपनी नाक में मोती पहने हुए हैं। और मेरे दोस्त स्त्रियां, आप लोगों ने देखा होगा, स्त्रियां होठों पर क्या लगाती हैं? लालिमा लगाती हैं, जिसको आप अंग्रेजी रूपांतरण में लिपस्टिक कह दोगे, हिंदी रूपांतरण में लल्ली कह देते हो। मैं कह दूं कि एक उर्मिला नाम की स्त्री है जिसने अपनी नाक में मोती पहने हुए हैं, यानी कि नथ पहनते हैं ना, पहनते तो मोती पहने हुए हैं। अब उसमें क्या दिया है यहां पर? नाक का मोती अधर की कांति से, होठों पर जो लिपस्टिक लगी हुई है, लालिमा लगी हुई है, उसके कारण, उसकी चमक पड़ने के कारण
उस नाक के मोती पर होठों की लालिमा, होठों की चमक पड़ने के कारण वह कैसा दिखाई दे रहा दूर से? बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रम के कारण वह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अनार का दाना हो। जैसे मेरे दोस्त अनार का क्या हो मेरे वीर? जैसे अनार का दाना हो, भ्रम के कारण वह ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे देखकर सहसा हुआ सुकुमोन है। और यह दृश्य देख करके मेरे दोस्त एक तोता है, वो बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है मेरे दोस्त, आप लोगों का शांत बैठा हुआ है। और आगे दिया सोचता है यह अन्य सुख कौन है, और वह सोच रहा यह दूसरा तोता कौन है, क्योंकि तोते की चोंच भी कैसी होती है? लाल। तो भैया वो ये सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन है, क्योंकि दूसरा वो उसको तोता जो है, पहला वाला तोता जो ऊपर दिया है, वो तोता उसको मेरे दोस्त क्या सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन है, क्योंकि वो उस मोती को चोंच समझ रहा है, लाल चोंच समझ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो दो चोटी, भाग उठा भय मानकर मम्मी के सिर पर सापिन लोटी। जो चुटिया बना रखी थी ना उसकी मम्मी ने, तो उसको सांप समझ करके वो भाग गया भय के कारण। आगे जानी श्याम घन को नाच उठे बनमोर, यानी कि श्याम घन यानी कि काले बादल समझ करके श्याम को, श्री कृष्ण को नाच उठे बनमोर, बन में जो है मोर नाचने लगे, कूदने लगे, है ना, इसको दर्शाया गया है। ठीक है भैया जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? मेरे दोस्त इसके बाद आता है आप लोगों का संदेह अलंकार। इसी में करा देता हूं, बाकी जो बचेंगे ना आप लोगों के वो कल करा दूंगा। और कल मैं ध्यान रखना आप लोगों को बता दूं, कल मेरे दोस्त ये पूरा हो जाएगा एकदम। कल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? ये पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया, कल अलंकार एकदम पूरा कर दूंगा मैं, विशेष तरीके से आपको बता रहा हूं ये वाली बात। अब संदेह अलंकार की क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बन जाएगी? देखिए, संदेह में रहेगा संदेह, इसमें हमेशा संदेह ही रहेगा, इसमें कोई निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें कोई निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति मेरे दोस्त नहीं होती है कि जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का, उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और कोई निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति न हो, और किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति न हो, उसी को कहते हैं मेरे दोस्त संदेह अलंकार। उसी को क्या कहते हैं मेरे वीर? संदेह अलंकार। ये बात ध्यान रखना, इसमें किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और इसके बीच में मेरे दोस्त या शब्द का प्रयोग होता, ये या शब्द का प्रयोग होता मेरे दोस्त। इसमें संदेह अलंकार की पहचान है, एक ट्रिक बता रहा हूं, इसमें या शब्द का प्रयोग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, या शब्द का प्रयोग मिल जाएगा। ठीक है, वर्कशीट करा दूंगा, धीरे धीरे करके सभी की वर्कशीट अपलोड करा दूंगा, चिंता मत करो, मुझे समय नहीं मिल रहा, आप थोड़ा सा धैर्य रखे करो। ठीक है, आप ये समझ लो कि एक ही कक्षा नहीं है वीरों, सभी कक्षाओं के लिए तैयार करना पड़ता है कंटेंट। ठीक है ना वीर? अब देखो, मैंने कहा नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है, कि या सारी की ही नारी है। यहां देखिएगा, यह मुख है या चंद्र है, यानी कि यह मुंह है या चंद्रमा है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं और संदेह ही होगा। इस या शब्द से संदेह बना रहेगा, बिल्कुल संदेह बना रहेगा। दूसरा, तारे आसमान के हैं या मेहवान वानी, ये देखो, ये तारे आसमान के हैं यानी कि तारे आसमान के चमक रहे हैं, या मेहवान वानी। आप कहोगे मेहवान क्या होता है? जो आतिशबाजी की चमक होती ना, उसको कहते हैं, जो आतिशबाजी की चमक। आतिशबाजी की चमक मतलब जो पटाखे फूटते हैं तो उनकी जो चमक निकलती है, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त यहां पर ध्यान देना कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, यानी कि नारी के बीच में साड़ी है
या साड़ी के बीच में नारी है। नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। आगे दिया है नारी की साड़ी है या नाड़ी की साड़ी बनी हुई है। दुशासन भी ये सोचने लगा कि यू ही समझ में नहीं आ रहा कि नारी के बीच में साड़ी बनी हुई है या साड़ी के बीच में नारी है, या नारी की साड़ी बनी हुई है या साड़ी की नारी है, यू ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त, इसको दर्शाता है आपका उदाहरण संदेह अलंकार। बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई मेरे दोस्त। बाकी आगे चलेंगे हम मेरे दोस्त, आगे पढ़ेंगे और भी उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। दृष्टांत अलंकार भी मैं आपको कराऊंगा, अन्वय अलंकार भी मैं आपको कराऊंगा, प्रतीप अलंकार भी मैं कराऊंगा। सब मेरे दोस्त आप लोगों को कल की कक्षा में मैं इस पूरे उदाहरण को, मतलब पूरी कक्षा को करा दूंगा। मतलब अलंकार की कक्षा कल हमारी अंतिम होने वाली। उसके बाद मेरे दोस्त हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त क्या? वोकेबलरी को। यानी कि वोकेबलरी शुरू करते ही उसके बाद हमारा साहित्य शुरू हो जाएगा और फिर हमारी भैया हिंदी की कक्षाएं पूरी होने शुरू हो जाएगी। साहित्य शुरू हो गया ना, समझ लो हम अंतिम छोर पर आ गए। साहित्य शुरू हो गया तो फिर समझ लेना मेरे दोस्त हम अंतिम छोर पर आ गए। आज की कक्षा मेरे दोस्त कैसी लगी? उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर लगी होगी, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। और हां, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार का टॉपिक रहने वाला है शनिवार वाली कक्षा में। तो सभी साथी शनिवार के दिन मेरे दोस्त जरूर मेरे दोस्त जुड़ा करें, ठीक है? शनिवार के दिन कक्षा में मिल जाना, जिसको आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा। आपको कंटेंट, नए नए प्रश्न मिलेंगे, कैसे बनेगा वह भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद।